नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर बैठे बैठे लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। मैं और मेरी पूरी फैकल्टी की जो टीम है, मेरे जो सहकर्मी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे उतना फ़ायदा पहुंचा पाएं जितना एक क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चे को पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रांतिकारी एफर्ट में आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सदृश्यता यानी एनालॉगी, जिसे कभी कभी कोरिलेशन यानी हिंदी में सहसंबंध भी कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप कहेंगे सर ये पूरी तरह कॉमन सेंस है। क्योंकि ये सिलेबस में है तो मेरा काम है कि मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ कि देखो ऐसा ऐसा होगा। परंतु दोस्तों, यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज बचपन से लेकर अब तक जो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सभी भाषाओं का, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान, मतलब ये टॉपिक रीजनिंग में है, परंतु इसमें जो नॉलेज चाहिए वो रीजनिंग की नहीं चाहिए। मतलब ये टॉपिक मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे 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 आप इस टॉपिक में तैयार हो सकते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक में है क्या। तो दोस्तों, इस टॉपिक में टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइप 1 पूरी तरह से जीके वाले क्वेश्चन, या कह सकते हैं वर्ड बेस्ड। टाइप 2 में आ सकते हैं नंबर्स पे बेस्ड ऑन नंबर्स। और टाइप 3 में आ सकते हैं दोस्तों, इस टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल जरा इस क्वेश्चन का दे रहा हूं कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा कैसे। ध्यान से सुनना, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल रुपया, भारत, येन। अब ये पूरी तरह दोस्तों आपका काम है कि आपको समझना है कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है। टॉपिक का नाम ध्यान से देखना, पूरा क्लियर आपके सामने हो जाएगा। सदृश्यता, एक जैसा दृश्य, एनालॉगी, कोरिलेशन, सहसंबंध। मतलब दोस्तों, आपको ये दृश्य पहचानना है, रुपया भारत क्या रिलेशन रखते हैं। तो आप कहेंगे सर रुपया भारत की मुद्रा है यानी करेंसी है। अगर रुपया भारत की करेंसी है तो येन कहाँ की करेंसी? आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आपको बताना है येन कहाँ की करेंसी। अब आप मुझे बताओ, क्या एक रीजनिंग के टीचर से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको करेंसीज रटवाएगा? नहीं, वो आपको मुद्राएं नहीं रटवा सकता, क्योंकि ये सिलेबस रीजनिंग के, ये टॉपिक ये रीजनिंग के सिलेबस में है, इसलिए मैं आपके सामने इनको लाया हूं। मेरा काम कहाँ है? मेरा काम है नंबर वालों पे और अल्फाबेट वालों पे। पर यहाँ पे आपके सामने पूरी तरह जीके वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, और यहाँ पे आपकी अपनी नॉलेज, आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपसे यहाँ पे कहते औरंगजेब, और आपसे यहाँ पे कहते मुगल, फिर आपसे यहाँ लिखते बिंदुसार। तो अब यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन तो मुद्राओं वाला आ गया। मुद्राओं की जगह ये राजधानियों के बारे में हो सकता है, और भी कई चीजों के बारे में हो सकता है। आगे जाके कुछ डिटेल चीजें बताऊंगा मैं आपको। औरंगजेब मुगल शासक था, तो ऐसे ही बिंदुसार दोस्तों मौर्य था, तो यहाँ पे आंसर आपका मौर्य होगा। आपके सामने 4 साम्राज्य लिख देंगे ऑप्शन में, मौर्य, गुप्त, मुगल और भी कुछ लिख दिया। तो आपको पहचानना है कि यार ये क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपको पता करना है। रुपया और भारत क्या है ये? सर रुपया भारत की मुद्रा है। औरंगजेब और मुगल क्या है? सर औरंगजेब मुगल शासक था, तो वैसे ही बिंदुसार, औरंगजेब पहली चीज औरंगजेब है, तो यहाँ पहली चीज बिंदुसार है। औरंगजेब मुगल शासक था, तो बिंदुसार मौर्य काल का शासक था, तो मौर्य काल आएगा या मौर्य लिखा आएगा। इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स हम आने वाली क्लासेस में कर ही रहे हैं। सेकेंड टाइप में दोस्तों बेस्ड ऑन नंबर, आपके सामने लिखेंगे 4, 16, 5,
क्वेश्चन मार्क। तो आपको देखना है कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब दिखने में तो ये अनुपात जैसा लग रहा है कि 4 और 16 का जो अनुपात है वो 5 का और किससे है। अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर 20 आएगा, पर ये मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग है। आपको इंटेलिजेंट लॉजिक सोचना है। भाई 4 का स्क्वायर 16 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। 4 का 4 गुना 16 है तो 5 का 4 गुना 20 मत कर देना। इंटेलिजेंट चीज सोचनी है। यहां लिखा होता 7 और यहां लिखा हो 342, 9 कितना? तो हम कहते भाई 7 और 342, 7 का क्यूब घन 343 होता है, उसमें से एक कम किया तो 342 आया। तो 9 का क्यूब 729 होता है, एक कम करोगे तो 728 आएगा। तो 728 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस टाइप 2 में होंगे। और टाइप 3 में दोस्तों आपसे बोला जाएगा CPOJ DQPK MLTS बराबर कितना? तो हम कहेंगे भाई C का अगला D, P का अगला Q, O का अगला P, J का अगला K, सब में एक एक अक्षर बढ़ा दिया तो इनमें भी एक एक अक्षर बढ़ा दो। M का अगला N, L का अगला M, T का अगला U और S का अगला T। तो MMUT अपना करेक्ट NMUT अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 तरह के क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में हैं। मेरा पर्सनल जो हेल्प आपको मैं कर सकता हूं वो अक्षरों वाले में और नंबर वाले में कर सकता हूं, पर उसका एक हिस्सा इस टॉपिक का ऐसा है जो पूरी तरह आपकी नॉलेज पे है। अब वो नॉलेज आप में है, हो सकता है आप में नहीं है। क्या क्या नॉलेज बेसिकली आपको होनी चाहिए इस टॉपिक में, हम कल की क्लास में टाइप 2 और फिर टाइप 3 पे पहुंचेंगे दोस्तों। पर आज की क्लास में वी आर रीडिंग अबाउट टाइप 1, हम टाइप 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाइप 1 के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जीके का कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी आ सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसे बहुत भीषण चीज पूछ लेंगे, क्योंकि आखिर तो ये टॉपिक रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में एक एवरेज लेवल की चीजें पूछी जाएंगी। आपकी नॉलेज को कम यहाँ पे परखा जाएगा, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इस आपके इस तर्क शक्ति को यहाँ पे पहचानने की ज्यादा कोशिश होगी। तो अभी हम टाइप 1 से स्टार्ट करें दोस्तों। अगर हम अपनी क्लास को टाइप 1 से स्टार्ट करें तो टाइप 1 में आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। टाइप 1 में आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए जो जीके पे आधारित है, जो जीके पे आधारित है, वो कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दोस्तों, पर ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। उनका थोड़ा सा भाग मैं आपको सिखा रहा हूं, पर आपको उससे एक गाइडलाइन लेनी है कि अच्छा सर कह रहे थे कि मुद्रा और कंट्री याद होनी चाहिए। सर ने तो एग्जाम्पल 4 मुद्राओं के दिए, पर मुझे 10, 15, 20 जो मेजर कंट्रीज हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं, जो पिछले कुछ महीने या कुछ वर्षों में न्यूज़ में रहे हैं, जैसे अभी टर्की का काफ़ी लफड़ा था इंडिया के साथ, इजराइल न्यूज़ में रहता है फिलिस्तीन विवाद की वजह से, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, अपने एशियन कंट्रीज हो गए। तो मैं तो एग्जाम्पल 4 मुद्राओं का दे सकता हूँ क्योंकि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, जीके का नहीं, पर आपको इससे एक विचारधारा अपनानी है। अच्छा सर ने ये चीज बताई थी तो मैं मुद्राएं याद करूं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक के। उनमें से एक शायद जीके वाला, या हो सकता है 2 जीके वाले आ जाए, एक आधा इनमें से किसी का आ जाए। तो अब जीके वाले दोस्तों, ये जो टाइप 1 हम आज पढ़ेंगे, इसको मैं इंपॉर्टेंट नाम दे रहा हूं और फिर आपको बता रहा हूं कि एज अ टीचर ये मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रहा हूं, पर आपको गाइड कर रहा हूं कि दोस्त ऐसे ऐसे करना है। अब क्या क्या चीजें इसमें बेसिकली आपको पढ़नी है दोस्तों। सबसे पहला तो देश और राज्य। देखो ध्यान से, उदाहरण दे रहा हूं, अफगानिस्तान काबुल। अब आप मुझे बताओ अफगानिस्तान काबुल क्या है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पे अभी हम आए नहीं है, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं थोड़ी बहुत, अगले 10-15 मिनट, है ना। अफगानिस्तान और काबुल ये क्या है? ये कोई आदमी और उसका पुत्र है, या ये कोई शहर और शहर में बहने वाली नदी है, या ये कोई पर्वतमाला है और वो पर्वतमाला किस स्थान पर है, अरावली राजस्थान लिखा हुआ, ऐसा है क्या है अफगानिस्तान और काबुल?
आप कहेंगे सर अफगानिस्तान एक देश है, कंट्री है, और उसकी राजधानी काबुल है। अपने आप ही समझोगे, रटवा तो कोई सकता नहीं आपको। क्या है अफगानिस्तान और काबुल? सर अफगानिस्तान एक देश है और उस देश की राजधानी काबुल है। अब काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। थ्योरी में लिख के लाया हूं आपके लिए समझाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर आपसे यहां पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया और आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, आप पहचान गए। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप में से 50% लोग सिडनी कहेंगे, जबकि याद रखिएगा सिडनी नहीं है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रिया लिख दिया तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगर बांग्लादेश लिख दिया तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, आप जानते हो। श्रीलंका लिख दिया तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। भूटान लिख दिया तो भूटान की राजधानी क्या है? कोई भी चीज, कोई भी देश लिख दिया दोस्तों। अब मैं जीके का टीचर तो हूं नहीं, मैं 4 एग्जाम्पल लेके आ गया। 5, 6, 10, 15, 20 आपको सोचना है। मतलब आपको ये सोचना है, आपको ये पता लग गया कि अच्छा सर हमें देश और राजधानी के बारे में बता रहे हैं। सर ने तो 4 एग्जाम्पल दिए, पर मैं देखूं तो क्या मुझे टर्की की कैपिटल, टर्की का राजधानी पता है? टर्की की राजधानी दोस्तों आधे लोग इस्तांबुल करेंगे, पर टर्की की राजधानी इस्तांबुल नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, कैनबेरा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है। ऐसे करके आपको बेसिक जो 15-20 देश हैं भारत से जिनके संबंध अच्छे हैं या जिनसे बुरे हैं इस पे वो भी, और जो न्यूज में आते रहते हैं, उन 15-20 देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। मतलब राजधानी पे बेस्ड आपका जुगाड़ का क्वेश्चन हो सकता है, और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, पर आप समझ रहे हो। ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको मेरी बात को सुनना है। कुछ चीजें थ्योरी में देखने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई अफगानिस्तान काबुल, ये आप समझे कि यार ये क्या है? सर ये देश और राजधानी है। क्वेश्चन में ये आएगा और उसके बाद में ऐसे डबल एरो लग के ऑस्ट्रेलिया लिख दिया तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, सिडनी, कैनबेरा, न्यूयॉर्क, दिल्ली। आप कहोगे कैनबेरा आंसर है। इस तरह से करना है। ऑस्ट्रिया लिख दिया, इसके बाद में ऑस्ट्रिया लिख दिया तो वियना आंसर, स्विट्जरलैंड लिख दिया तो जेनेवा आंसर, बांग्लादेश लिख दिया तो ढाका आंसर। समझ में आ रही है? श्रीलंका लिख दिया तो कोलंबो आंसर, नेपाल लिख दिया तो काठमांडू आंसर। इस तरह पाकिस्तान लिख दिया तो इस्लामाबाद आंसर। समझ रहे हो? ओके। और किस चीज पे आ सकता है दोस्तों? राज्य एवं राजधानी। देश की राजधानी वैसी राज्य की राजधानी। आपसे लिख दिया महाराष्ट्र, मुंबई, तो महाराष्ट्र और मुंबई से क्या समझे आप? कोई आदमी और उसका पुत्र है, कोई खेल और उस खेल में इंडियन टीम का खिलाड़ी है, या कोई देश और उसकी राजधानी है, कोई शहर और उसका, कोई राज्य और उसका मुख्यमंत्री है, या कोई राज्य और उसकी राजधानी है। तो आपको साफ दिख रहा है सर मुंबई एक राज्य है और उस राज्य की राजधानी है सर मुंबई। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद लिख दिया राजस्थान, तो बताओ, तो हमने कहा महाराष्ट्र की राजस्थान, तो मुंबई की जगह जयपुर आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद याद है कई लोग को, पर अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना की राजधानी, गोवा की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, पंजाब की राजधानी। मैंने 4 एग्जाम्पल दिए क्योंकि लिमिट है मेरे पास भी समय की और करवाने की। मैं जीके का टीचर नहीं हूं। ये चीजें जीके में भी क्या पढ़ोगे, ये तो बचपन से पता है आपको। मेजर 20-30 अपने इंडिया की तो भाई जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबका याद कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको डायरेक्शन दिया, दिशा दिया कि देखो राज्य और राजधानी पे प्रश्न बन सकता है। अब उसमें आप कितने निपुण होंगे ये आपका काम है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ या ना? गुड। एक और देखो इसके बारे में दोस्तों, जरा गौर से देख के बताओ तो क्या है। देश और मुद्रा। अभी एग्जाम्पल दिया ही था मैंने आपको, है ना? हाँ दोस्तों, उदाहरण भारत रुपया। अब आप मुझे बताओ भारत रुपया क्या है? भारत रुपया आप और आपके चाचा का नाम है,
आपके शहर और आपके राज्य का नाम है, आपके देश और आपके देश की राजधानी का नाम है। आप कहोगे नहीं सर, भारत एक देश है, हमारा प्यारा भारत है, और उसकी मुद्रा करेंसी रुपया है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ऐसा है तो अर्जेंटीना की करेंसी पैसो है, चीन की करेंसी युआन है, जापान की करेंसी येन है, इराक की करेंसी दिनार है, बांग्लादेश की करेंसी टका है। इस तरह से आपको कुछ मेजर 10-15 कंट्रीज की देश और उनकी मुद्राएं याद होनी चाहिए। मेरी लिमिटेशन 4-5 एग्जांपल्स की है। क्लास के साथ जो ई नोट्स मिले हैं उसमें आपको और 15-20 मिल जाएंगे, पर वो 100% कुछ नहीं होता ना। मैं आपको 15 कंट्री भी लिख दूंगा दोस्तों, तो कंट्री तो 200 प्लस है, उनमें से किसी का एग्जाम्पल आ सकता है। तो बस डायरेक्शन है कि भैया याद होनी चाहिए। रीजनिंग है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे आपसे, किसी बिल्कुल 2 कौड़ी के अफ्रीकन देश की करेंसी नहीं पूछ लेंगे, पर साउथ अफ्रीका की पूछ सकते हैं क्योंकि वो प्रॉस्परस है, उसका अक्सर जिक्र होता रहता है देश में। तो साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड है, RAND। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको याद होनी चाहिए मुद्राएं और देश और उनकी मुद्राएं। क्लियर है? ओके। अब देखो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यंत्र और मापन जैसे थर्मामीटर यंत्र है, किस चीज को मापता है? टेम्परेचर को, ताप को। भूकंप को कौन नापता है? बाढ़ को कौन नापता है? पानी को कौन नापता है? ये सब चीजें अब आपको याद करनी है। तो यंत्र और मापन, जैसे बैरोमीटर प्रेशर, दाब को नापता है दोस्तों। कौन नापता है? बैरोमीटर। अब आप कहेंगे सर ये मुझे कैसे पता होगा? अरे पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए आपको। मेजर 10-15 चीजों के बारे में, भूकंप नापने वाला है ना, ये जो 2-4 न्यूज में आता रहता है आए दिनों, वैसा कुछ। तो बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हमने कहा हम समझ गए भाई। थर्मामीटर का उपयोग ताप नापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। एमीटर करंट धारा के लिए किया जाता है। कुछ 2-4 चीजें है ना। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज के लिए किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किया जाता है। और भी कुछ ऐसी चीजें जो आम दिनों में आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, समझते रहते हो। स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर, दूरी नापने के लिए ओडोमीटर। कुछ बेसिक चीजें जो दिख रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 4 एग्जाम्पल मैंने दिए और 10-15-20 एग्जाम्पल आपको सोच के लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं कर सकते। फिर मात्रा एवं इकाई, मात्रा और इकाई। मात्रा दूरी, तो दूरी की इकाई मीटर होती है या किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। पानी की इकाई लीटर होती है। वजन की इकाई किलोग्राम होती है। ऐसे समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो अब ये देखो, लंबाई मीटर, क्यों? क्योंकि मीटर लंबाई को मापने की यूनिट है। दूरियां मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है। अन्य उदाहरण, द्रव्यमान, किलोग्राम, द्रव्यमान वेट। ऊर्जा एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल्स। कोण की एंगल या तो डिग्री या रेडियन, तो रेडियन लिखा है। कार्य की जूल, वर्क जूल। समझ रहे हो बात को कि नहीं? कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो, मैं तो आपको एक एक करके बता रहा हूं कि आपको किन किन चीजों के बारे में याद करना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? देश और राज्य। दोस्तों जो पेपर लेके बैठे हो, लेके नहीं बैठे हो तो मूर्ख हो। कॉपी पेपर जो लेके बैठे हो, उसमें आपने हेडिंग डाली एनालॉगी। उसमें आपने क्या हेडिंग डाली? एनालॉगी। एनालॉगी में टाइप 1 जीके पर आधारित लिखो। टाइप 1 जीके पर आधारित चीजें लिखो। अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है वो हेडिंग डाल लो। एग्जाम्पल्स मत लिखो, वो तो कोई भी किताब खोलोगे भाई मिल जाएंगे। रीजनिंग की किताब उठाओगे, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आने से पहले 4-5 पेज की थ्योरी होगी, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी होंगी। 4-4 एग्जाम्पल तो मैं दे रहा हूँ, 20-20 एग्जाम्पल किताबों में लिखे हैं हर चीज के, आप देख लेना। जीके पर आधारित। अब इसमें याद क्या क्या करना है? पहला आप लिखो देश और राज्य। राज्य नहीं, देश और राजधानी। राजधानी राजधानी, देश और राजधानी, ये पहली चीज आपको याद करनी है। बहुत कम से कम 20-25 देशों की मेजर बड़ी कंट्रीज। भाई एग्जांपल दूं, कौन कौन सी कंट्री? इंडिया का पाला किन से पड़ता है?
धूर्त पाकिस्तान और चाइना से पड़ता है। नेपाल आपको पता है अभी पागल हो चुका है, नेपाल से पड़ता है। भूटान हमारा मित्र है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, म्यांमार हमारा पड़ोसी है ना। और चाइना तो बता ही दिया मैंने आपको। ऊपर जाओ तो अफगानिस्तान है, ईरान है, इजराइल है, टर्की है, सऊदी अरब से हमारी अच्छी दोस्ती है। आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान की भी वाट उसने लगाई है। अब सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इराक है, सीरिया है, टर्की बता दिया मैंने आपको, इजराइल है हमारा मित्र है। उधर बड़ी कंट्री जो देश जो दुनिया में अपना नाम करती हैं, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया से हमारा अच्छा रिलेशन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया पंचायती करता रहता है, मलेशिया है। और भी ऐसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी वगैरह, उन पे क्वेश्चन कम आएगा क्योंकि उन सबकी तो यूरो ही चलती है, पर उनमें भी अलग अलग चलती है। जैसे स्विट्जरलैंड में भी कुछ चलता है ना, पाउंड, यूके में पाउंड चलता है ना। और साउथ अमेरिकन ब्राज़ील है, जैसे मैक्सिको है, न्यूज़ में आते रहते हैं अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर विवाद है उस पर ट्रंप जी बोलते रहते थे। तो आपको ये मेजर 20 कंट्रियों की राजधानियाँ पता होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लोगों को दोस्तों टर्की की याद नहीं रहती है। टर्की का अक्सर, इनफैक्ट मुझे भी आज से कुछ समय पहले तक जो टर्की की राजधानी थी वो इस्तांबुल याद थी। इनफैक्ट बड़े बड़े यूट्यूबर्स, दोस्तों मैं अभी हालिया बात बताऊं आपको कि एक यूट्यूबर जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है जीके के, मतलब लोगों को नॉलेज देता है, कभी सीएए विवाद पर दिया, कभी किसी वो टर्की में वो हाजिया सोफिया म्यूजियम को जो उसने मस्जिद बना दिया उस पे, अपने राम मंदिर पे, और भी किसी इशू पे वीडियोस बनाता रहता है। उसने किसी वीडियो में टर्की की जो कैपिटल है उसे इस्तांबुल बता दिया। मुझे भी लगा सही होगा, पर वो इस्तांबुल नहीं था। टर्की की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो अंकारा है। टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की लोगों को याद रहती है, ऑस्ट्रेलिया की लोगों को याद रहती है सिडनी। ओलंपिक भी हुए थे तो सिडनी 2008 हुए थे, सिडनी ओलंपिक्स 2008। तो सिडनी कैपिटल नहीं है, कैनबेरा है। तो कुछ अपवाद हैं, उनको ध्यान रखिएगा जो मेजरली यूज होते हैं। जैसे असम अपना राज्य है तो असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, 2 नंबर पे क्या बताया याद करने को? राज्य और राजधानी। भाई देश और राजधानी याद करो, राज्य और राजधानी याद करो। अब कौन से राज्य की याद करो? भाई इंडिया के राज्य हैं उनकी राजधानी याद करो, और क्या। समझ रहे हो बात को कि नहीं? महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, यूपी लखनऊ, ऐसा कुछ, मतलब मुझसे कुछ गलत भी निकल जाएगा तो वो छोड़िए, आप किताब में से ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तीसरी चीज क्या याद करने को बोला आपको? देश और मुद्रा। बेसिक 15-20 जिनकी आप राजधानी याद करो उनकी आप करेंसी भी याद कीजिए। इंटरनेट खोलोगे, लिख दो करेंसी ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, आपके सामने 20, 25, 30, 50 देशों की लिस्ट आ जाएगी। आपको खुद को जिस कंट्री का ही नाम नहीं सुना उसकी करेंसी और उसकी राजधानी भी याद मत करो। आपको लगता है अरे मैक्सिको आ गया, ब्राजील आ गया, इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, तो उनकी याद करो। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई, ठीक है। चौथी चीज क्या बताई दोस्तों मैंने आपको? यंत्र और मापन। अब ये थोड़ी साइंटिफिक चीज है, मुझको भी ज्यादा चीजें नहीं पता, 5, 6, 10 चीजें जो कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में मैंने देखे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझको वो याद हो चुकी हैं, है ना। थर्मामीटर, तापमान। थर्मामीटर क्या काम करता है? तापमान नापता है। बैरोमीटर क्या काम करता है? दाब नापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? आर्द्रता नापता है। एमीटर क्या करता है? करंट नापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? आपको पता है ना, जिंदगी में देखा है। भूकंप नापने वाला क्या होता है? कमेंट करके बताओ। तो इस तरह की चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। चौथी चीज। पांचवी चीज जो आपको याद करनी है, पांचवी चीज, मात्रा और इकाई। मैंने आपको बताया कौन सी चीज की क्या यूनिट है। आपको दोस्तों आवाज कम आ रही है और आपको आवाज ज्यादा आ रही है। इस कम आवाज और ज्यादा आवाज को किस यूनिट में कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल जो है क्या बोलते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, दूरी मीटर या किलोमीटर में होती है, एंगल रेडियन में होता है ना। तो ये सब चीजें आपको साइंस में आपने पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, वर्क एनर्जी पढ़ा है, तो ये सब की यूनिट क्या होती है? वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है। तो ये आपको चीजें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज दोस्तों 6 नंबर चीज क्या है? नाम और समूह।
नाम और समूह। देखो, नाविक क्रू का हिस्सा है। क्रू का हिस्सा मतलब नाविकों के समूह को क्रू कहते हैं। आप किसी बार दोस्तों अगर मौका मिले, कोई शिप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो शिप में बहुत सारा स्टाफ होता है, वो क्रू, उनमें से एक क्रू का मेंबर नाविक है, और भी बहुत सारे नाविक हो सकते हैं, तो क्रू मेंबर होता है। पशु पशुओं के झुंड का होता है। मधुमक्खी मधुमक्खियों के झुंड से रखती है। अंगूर गुच्छे में रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात कि नहीं? तो नाम और समूह आपको याद होना चाहिए। सपोज करो यहाँ लिखते हैं गाय, तो गाय दोस्तों स्तनपायी है, स्तनधारी है या स्तनपायी है। मनुष्य भी स्तनपायी है। शेर, शेर किस समूह का है? मांसाहारी है ना। जैसे क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, और छिपकली है, ये दोनों क्या है? रेंगने वाले हैं। क्या कहते हैं इनको? रेप्टाइल्स कहते हैं। तो ये समूह के बारे में कुछ बेसिक चीजें। बेस्ट चीज क्या है दोस्तों कि दो चार ढंग के इंटरनेट की कोई वेबसाइट ढूंढ लो, एक दो किताबें आपके पास होंगी, उत्कर्ष के नोट्स आपके पास हैं। मतलब जीके वाले एनालॉजी में जीके वाले क्वेश्चंस के 50 एग्जांपल्स, 50 नहीं सॉरी 200-300 एग्जांपल्स अगर आपने देखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसी में से एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में बहुत जबरदस्त चीजें नहीं पूछ ली जाती हैं, क्योंकि रीजनिंग में ही पूछना है ना, इसको आपके किसी आरएस के किसी सब्जेक्ट में नहीं पूछना है, रीजनिंग के सिलेबस में पूछना है। तो कोई बहुत भयंकर चीज नहीं पूछेंगे, पर आम जिंदगी में जो चीजें यूज करते हो वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। जैसे दोस्तों 7वीं चीज क्या है? जानवर और उनके बच्चे। जानवर और उनके बच्चे कैसे दोस्तों? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। कुछ के नाम अलग हैं, कुछ के नाम होते नहीं है ना। तो आपको ये पता होने चाहिए। जैसे गाय का बच्चा बछड़ा है, भालू का बच्चा भालू का बच्चा ही है, उसका कोई नाम ही नहीं है। घोड़े के बच्चे को भी बछड़ा ही कहते हैं। बतख के बच्चे को बतख का बच्चा कहते हैं। तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? इल्ली कहते हैं। अगर बिल्ली के बच्चे की बात चले, नहीं बकरी के बच्चे की बात चले बकरी, तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि अलग से नहीं पढ़ना है, नॉर्मल आप इतना ध्यान रखो कि यार इस उम्र में जो जो चीजें आम आदमी को पता होनी चाहिए वो मुझे पता हो, बस इतना बहुत है। जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको फिजिक्स की 4-5 चीजें बहुत भयंकर पता होंगी, वो भयंकर चीजें रीजनिंग में नहीं पूछी जा सकती हैं। इस उम्र में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लेवल में, उस एग्जाम के सिलेबस में जो चीजें हैं, या उस उम्र तक के बच्चे को जो पता होना चाहिए, उससे आप वंचित ना रह जाएं, इतना सा कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके। और क्या चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद। जैसे शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुत्ता कुतिया, है ना, बकरा बकरी, इस तरह की चीजें, है ना। जैसे कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़ी, नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी, बछड़ा बछेड़ी, नर लोमड़ी मादा लोमड़ी, भतीजा भतीजी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, शेर शेरनी, नर और स्त्री, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो है वो आपको पता होना चाहिए। साला साली या साला साली, है ना, इस तरह का आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैं तो एग्जाम्पल के रूप में 4-5 लाया हूं। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, उनका आंसर आप करोगे। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरह से चीजों को याद रखना है। अभी तक मैं 8 चीजें बता चुका हूं कि ये 8 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस आपको ये पॉइंट लिखना है। उसके अलावा ये 4 एग्जाम्पल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो पीडीएफ में से लिख लेना। इस हेडिंग के भरोसे आपको एक बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर करने हैं खुद के लिए। ई नोट्स जो हमारे आपको मिल रहे हैं क्लास के साथ साथ, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको खुद को करने हैं। क्लियर है? ओके। 9वीं चीज दोस्तों, जानवर और उनकी गतियां। जानवर और उनकी गतियां, या जानवर और वो जिस माध्यम से चलते हैं, है ना। जैसे बतख की चाल को क्या कहते हैं? डगमगाती चाल। वो टक 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 चलती है ना, बतख, डगमगाती चाल।
पक्षी जो चलता है उसे क्या कहते हैं? उड़ना कहते हैं। उल्लू जो चलता है उसे क्या कहते हैं? मंडराना कहते हैं। वो आपने देखा होगा ऐसे मंडराता है, चील भी मंडराती है। हाथी के चलने को क्या कहते हैं? मंद मंद चलना, वो धीरे धीरे चलता है ना। शेर के चलने को क्या कहते हैं? चहलकदमी, ठाक ठाक ठाक, शेर की तरह चलना, चहलकदमी करना। और भी ऐसे कुछ टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। 4 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये आपने लिखा। उनकी चाल, गति में लिखो, चाल लिख देना। जानवर व उनकी चाल, उनकी चाल को क्या कहते हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? ओके। 10वीं चीज, जानवर और उनकी आवाज। आवाज बोले तो शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं। शेर आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं? दहाड़ना कहते हैं। बकरी मैमे मैमे करती है, उसको क्या कहते हैं? मिमियाना कहते हैं। घोड़ा ही करता है, जो घोड़ी की आवाज आती है, दैट इज हिन हिनाना, है ना। तो वैसे ही आपको बेसिक जो 10-15 मेजर जानवर हैं जिनके बारे में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शेर, बिल्ली, कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं? भौंकना कहते हैं। आप जानते हो ना। ऐसे आपको मेजर 10-15 जानवरों का पता होना चाहिए, उन्हीं में से ही पूछा जाएगा। कोई अफ्रीका की कोई प्रजाति जो मैंने देखी ना हो, आपसे नहीं। टिड्डी का बहुत चला है इन दिनों में, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले ना, टिड्डी आ रही थी दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, सब जगह। तो टिड्डियों की आवाज नहीं पूछी जाएगी, यूजलेस है। पाकिस्तान में तो टिड्डियों की बिरयानी बन जाती है। शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं। गधे की आवाज को ढैंचू ढैंचू कहते हैं, है ना। घोड़े की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं। बकरी की आवाज को मिमियाना कहते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, स्मरण रखना है, समझना है। 10वीं चीज बताई। कितनी चीज बताई दोस्तों? 10वीं चीज बताई। 2-4 चीजें और बता रहा हूं, देखो। अब ये मत कहना सर स्पीड कम करो, अरे कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया, मैं तो बता रहा हूं ये अपने आप करना है। यू विल हैव टू लर्न दिस एट योर ओन। आपको ये चीजें याद रखनी है। अभी हम टॉपिक स्टार्ट नहीं किए, हम टॉपिक पे आने के लिए भूमिका बना रहे हैं कि ये हो सकता है, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। क्वेश्चन देखो, औजार और उनके कार्य। औजार और उनके कार्य, भाई कौन से औजार? कौन से औजार? वो कोई सॉफ्ट औजार हो सकता है, एम्पलीफायर, आवाज बढ़ाना, ठीक है। सुई सिलना, तलवार काटना, चाकू काटना, तलवार लड़ना या काटना, कुछ भी ऐसा, समझ रहे हो। ब्रश, पेंट करना, है ना। कारीगर, आपके सामने अगर आपके घर पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन चला है, एक हथौड़ी होती है, एक गैती होती है, एक फावड़ा होता है, एक छेनी होती है, एक वो सीमेंट पकड़ के दीवार पे फेंकते हैं, उसको अलग अलग नाम है ना। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे सुई सिलने का काम करती है, चाकू काटने का काम करता है, दूरबीन देखने का काम करती है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन, अलग अलग मतलब है, अलग अलग दृश्य उनके होते हैं। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। छेनी का मतलब काटना होता है। समझ में आ रही है बात? ओके। तो ये दोस्तों 11वीं चीज आपको याद करनी है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो देखो अब आगे है ना, ये 11 चीजें मैंने आपको बताई कि आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखो 12वीं चीज जो आपको याद होनी चाहिए, रजिस्टर में लगातार लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कसम है आपको मेरी, लिखना है। मेरी कसम मत खाना, मैं तो मर जाऊंगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको लिखना है, ठीक है। मजदूर एवं उनके काम करने का स्थान। टीचर का विद्यालय, डॉक्टर का हॉस्पिटल, किसान का खेत, योद्धा का युद्ध भूमि, ऐसा कुछ तो नाविक नाव में काम करता है, किसान खेत में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, पेंटर रंगशाला में काम करता है, अंपायर पिच पे काम करता है, रसोईया किचन में यानी रसोई में, रसोड़े में काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरी साड़ी पे जूस गिरा था तो मैं नहाने गई थी, एक मीम बना था, आपको याद होगा। तो रसोड़े में कौन था? है गोपी बहू, छोटी बहू, ऐसा कुछ था। खैर, तो ये 12वीं कैटेगरी है दोस्तों जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मोस्टली लोगों को पता होती हैं, ठीक है।
और 13वीं चीज कौन सी है? आदमी व उनके उत्पाद। जैसे टीचर ज्ञान देता है, कोरियोग्राफर नृत्य सिखाता है, और भी ऐसे कुछ चीजें। राजमिस्त्री यानी कारीगर दीवार बनाता है, राजमिस्त्री दीवार बनाता है। कोरियोग्राफर नृत्य या नाटक सिखाता है। संपादक अखबार छापता है, छपवाता है। वास्तुकार डिजाइन बनाता है। किसान फसल उगाता है। इस तरह की चीजें आपको कि कौन क्या काम करता है, कौन क्या बनाता है, क्या उगाता है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ लिखा होता बादल, तो बादल क्या करते हैं? वर्षा बनाते हैं। ऐसा कुछ चीजें क्वेश्चन में आएंगी, हम देखेंगे। अब क्वेश्चन एक आध चीजें और कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। 14वीं चीज क्या याद करनी है दोस्तों? उत्पाद एवं उनका कच्चा पदार्थ। कोई प्रोडक्ट किससे बनता है? जैसे पनीर किससे बना? दूध से बना। मक्खन किससे बना? दूध से बना। जूता किससे बना? चमड़े से बना। बर्फ किससे बना? पानी से बना। इस तरह की चीजें है ना। मक्खन दूध से बना। प्रिज्म कांच से बना। शराब अंगूर से बना। सड़क डामर से बनी। जूता चमड़े से बना। ऑमलेट अंडे से बना। बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी फिर से बोल रहा हूं कि मैं तो 4-5 एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं दोस्त, सिर्फ आपको दिशा दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि नहीं है। क्लियर है? ओके। हाँ दोस्तों, तो अब ये 14 चीजें बता दी मैंने आपको। 15वीं चीज जिसका अध्ययन आपको स्व अध्ययन करना है, अपने आप पढ़नी है, वो है अध्ययन एवं उनके विषय। जैसे जूलॉजी, तो जूलॉजी किसकी पढ़ाई को कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं जीव जंतुओं की पढ़ाई को। बॉटनी किसको कहते हैं? इसकी बॉटनी वनस्पतियों की पढ़ाई को बॉटनी कहते हैं। ऐसे भूकंप की पढ़ाई को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की पढ़ाई को क्या कहते हैं? मतलब इस तरह की चीजें। केमिकल्स की पढ़ाई को केमिस्ट्री कहते हैं, पदार्थों की पढ़ाई को, इस तरह से, है ना। तो ऑर्नियोथोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं, है ना। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, दोस्तों ये आईएएस यूपीएससी का एक सब्जेक्ट है, लोग एंथ्रोपोलॉजी चूज करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है, मानव के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई है ना। फाइकोलॉजी शैवाल की पढ़ाई है। जीवाश्मिका जीवाश्म की पढ़ाई है। सिस्मोलॉजी भूकंप की पढ़ाई है। आपको इस टेक्निकल चीजें 2-4 पता होनी चाहिए। आम तो आपको बॉटनी जूलॉजी जैसी तो पता है, थोड़ी सी डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप पता करो, मुझे भी नहीं पता है, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि नदियों के बारे में जो पढ़ाई है उनको क्या कहते हैं, मौसम की जो पढ़ाई है उसको क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं और 4-5-6 चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, देखो ज़रा दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको बताया आज हम केवल टाइप 1 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन थे, इसलिए इतनी बीच में थ्योरी थी। आपको बता रहा था कि ये 15 चीज़ों पे आपको बेसिकली फोकस करना होता है। कौन कौन सी 15 चीज़ें थी आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ, एक बार फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी, देश और राजधानी, राज्य और राजधानी, देश और मुद्रा, यंत्र और मापन, मात्रा और इकाई, नाम और समूह, जानवर और उनके बच्चे, पुरुष और स्त्री यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जानवर और उनकी चाल, जानवर और उनकी आवाज, औजार और उनके कार्य, मजदूर और उनके काम करने का स्थान, आदमी और उनके उत्पाद, उत्पाद और कच्चा पदार्थ, और लास्ट चीज मैंने आपको बताई अध्ययन एवं उनके विषय, टेक्निकल चीजें हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। अब हम किस पर आ रहे हैं? क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। बहुत भारी चीजें नहीं आती हैं इस टॉपिक में, पर आपको रेडी रहना चाहिए इतनी टेक्निकल चीजों के लिए। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्क्विंट। स्क्विंट मतलब आपने कभी देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा आपका मित्र, आपका दोस्त, ऐसा भाई परिवार में कोई होगा जिनकी आंखें दोस्तों थोड़ी सी तिरछी होती हैं। वो कहाँ देख पा रहे हैं आपको नहीं दिखता। स्पेशली कैसा होता है कि अगर ये दोनों आंखें हैं तो दोनों अंदर की तरफ होती है, मतलब कहाँ देख रहे हैं पता नहीं चलता। तो स्क्विंट आदमी आंखों से होता है। तो स्क्वीज निचोड़ता किससे है भाई?
आंखें घूम जाएं तो उसको स्क्विंट कहते हैं। तो क्या घूम जाए? हाथ घूम जाए, निचोड़ दें अपन किसी चीज को, तो किससे निचोड़ते हैं? हाथ से निचोड़ते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। समझ रहे हो? स्क्वीज करना, तो स्क्वीज किससे करते हो? स्क्वीज हाथ से करते हो। आदमी बेंगा कहाँ होता है? आंखों से होता है। वैसे निचोड़ता किससे है? निचोड़ता है वो हाथों से। तो हाथ आपका करेक्ट आंसर है। हर्मिट और सॉलिट्यूड। दोस्तों तपस्वी आदमी सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सर पर्यायवाची से शब्द है। तपस्वी आदमी एकांत में, एकांतवासी है। तो वैसी इंट्रूडर घुसपैठिया दोस्तों चोर लुचक्का टाइप्स है ना। तो वो क्या करता है? वो सेंध मार करता है। वो क्या करता है? सेंध मार करता है। मतलब वो चुपचाप आता है, दबे पांव से आता है, सेंध मारता है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्गलर, चोर, सेंध मार। फटाफट से इसको लिख लीजिए। आप 4 ऑप्शंस मत लिखिए, सिर्फ आंसर लिखिए। आप इस तरह से लिखिए दोस्तों, स्क्विंट आई, स्क्वीज, क्वेश्चन मार्क, और फिर क्वेश्चन मार्क में सीधे आंसर लिख लो हाथ, हैंड। ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया और ब्रैकेट में सीधे आंसर लिख लिया कि सेंध मार यानी बर्गलर आपका आंसर होगा। 4 ऑप्शंस लिखने में टाइम वेस्ट होंगे, और बाकी ये ऑप्शंस वगैरह भी लिखने का मन करे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका जेरोक्स करा लीजिएगा या उसे सेव करके अपने फ़ोन में रखिए या रजिस्टर में, तब उसमें से नोट डाउन कीजिएगा। अभी समय बचाना है आपको। कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हम आज करेंगे, और फिर 15-20 क्वेश्चन कल और करेंगे, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन है हर स्क्रीन पे आपके सामने। टी, कप, टोबाको डैश। चाय को कप में भरा जाता है, तो तंबाकू को कहाँ भरा जाता है? सिगरेट में, बीड़ी में, सिगार में। तो सिगार आपका करेक्ट आंसर है। सिगरेट या बीड़ी तो ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ पे बहस चल सकती है कि सर हुक्का क्यों नहीं आंसर? सर ये हुक्का आंसर क्यों नहीं है? तो दोस्तों देखो, हुक्का एक मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सिगार ऑप्शन नहीं होता तो मैं हुक्का सबसे उपयुक्त आंसर होता, पर आपको सबसे उपयुक्त चीज को भी देखना पड़ेगा। आपको सबसे उपयुक्त चीज को भी देखना पड़ेगा। तो ज्यादा उपयुक्त यहाँ पे सिगार है, क्योंकि हुक्का एक बड़ी चीज होती है, उसमें पानी भी होता है, उसमें एक लंबी नलकी भी होती है। पर आप जिस तरह यहाँ देखो टी में कप, टी पूरी तरह कप में भरी होती है, तो वैसी सिगरेट या सिगार में पूरा टोबाको भरा होता है। तो ज्यादा करेक्ट सेंस जो है वो इसमें, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हुक्का या चिल्लम लिखा होता, उसमें डाल के रखते हैं टोबाको और फिर वो बड़े पाइप से गुड़ 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 करके हुक्का पीते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, है ना। फ्लेवर्ड हुक्के आते हैं करके, है ना। पर सिगार में तो टोबाको होगा ही होगा। जितना इंटेंसली कप में चाय भरी जाती है, उतनी इंटेंसली भर भर के सिगरेट या सिगार में तंबाकू भरी जाती है। तो तंबाकू भरने के लिए सिगार यानी सिगरेट, सिगार या सिगरेट आपका बेहतर आंसर होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। साथ साथ लिखते रहना। कॉलेज डीन, दोस्तों कॉलेज में चीफ होता है, मतलब सबसे उच्च पदाधिकारी। कॉलेज का क्या होता है? डीन होता है, डायरेक्टर, डीन, है ना। तो वैसे ही म्यूजियम का, संग्रहालय का सबसे उच्च पद पे कौन सा व्यक्ति होता है? तो संग्रह अध्यक्ष ही होता है, क्यूरेटर ही होता है। समझ रहे हो बात को? भाई कॉलेज का जो चीफ हेड ऑफिसर है वो है कौन? डीन, प्रधान। तो वैसे ही संग्रहालय का, म्यूजियम का हेड कौन है? संग्रहालय का हेड है क्यूरेटर। अगर यहाँ म्यूजियम की जगह लिखा होता हॉस्टल, तो हॉस्टल के हेड को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो केयर टेकिंग करता है, वार्डन। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, गुड। अगर यहां लिखा होता फैक्ट्री तो होता सुपरवाइजर, ध्यान रखता है। ठीक है, तो ऐसे ये 4 ऑप्शंस भी दोस्तों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जब तसल्ली से वापस पढ़ोगे ना दोस्तों, मैं तो क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूं, बीच बीच में हम उससे जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। पर आप जब डिटेल में पढ़ो, तो आपने सपोज करो ये पीडीएफ डाउनलोड करके रखा, आपको ये इनमें से भी क्या क्वेश्चन बन सकता है ऐसा सोचना है। जितना इस टॉपिक में दोस्त ऐसा है कि आप मुझसे मत पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो मत। एग्जाम में जाओगे 2 क्वेश्चन आएंगे, शायद कर लोगे, शायद नहीं करोगे। और बहुत पढ़ लो, मतलब 1000-2000 एग्जाम्पल देख लो, तो भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, शायद करोगे, शायद ना करोगे।
मतलब पूरी तरह कॉमन सेंस है। बस ये ज़रूर है जितना ज़्यादा पढ़ोगे एग्जाम में कर पाओ, इसकी चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंट्री, स्टोर, स्कलरी, भंडार, संग्रह, बर्तन मांजने की जगह। दोस्तों ध्यान से सुनना, हिंदी में तो ये बहुत आसान सा हो गया, हिंदी वालों के लिए तो ये बहुत आसान सा हो गया। इंग्लिश में अगर बात करूं दोस्तों, पेंट्री स्टोर, एक स्टोर का वो जगह जहां पे माल रखा हो उसे क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है, पेंट्री कहा जाता है। वैसे ही स्कलरी, आप हिंदी वाले भी इस स्कलरी शब्द पे गौर करना। स्कलरी का मतलब क्या है? वो स्थान जहां पे बर्तन मांजे जाते हैं। छोटे लेवल पे घर में तो आप मांज लेते हो बर्तन, उसे सिंक कहते हैं, पर किचन का वो हिस्सा जहाँ पे बर्तन मांजे जाते हैं उसको स्कलरी कहते हैं। हिंदी वालों के लिए तो आसान हो गया, हिंदी में ये क्वेश्चन बर्तन मांजने की जगह, तो बर्तन मांजने की जगह पे बर्तन मांजे जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूटेंसिल्स। दोस्तों मॉथ इंसेक्ट है। मॉथ क्या है? इंसेक्ट है। ये एक पतंगा, एक तरीके का क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। तो वैसे ही चूहा, चूहा क्या है? चूहा चूहे की प्रजाति का ही है, मतलब रोडेंट क्लास का है। रोडेंट यानी चूहे से संबंधित है। भाई मॉथ जो है वो कीटों से, इंसेक्ट्स से, कीट से संबंधित है। तो माउस, चूहा जो है वो चूहों से संबंधित है, रोडेंट कहेंगे उसे। मॉथ इंसेक्ट की क्लास में आता है। कौन से वर्ग में? मॉथ पतंगा किस वर्ग में आता है? कीट के वर्ग में आता है। वैसे ही चूहा चूहे के वर्ग में आता है। ये चूहे की जगह छछुंदर होता तो छछुंदर भी चूहे के वर्ग में आता। तो यह पे रोडेंट होगा दोस्तों, ऑप्शन सी रोडेंट। हिंदी वाले इन अंग्रेजी शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं वो इंग्लिश में ही आ जाएंगी आपके सामने। लिखा होगा ये चूहे का, चूहे से संबंधित की जगह सीधे रोडेंट लिखा होगा। तब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे दे दिया। दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसे पेड़ कहा जाता है। पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसे पेड़ कहा जाता है। लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसे विमेन कहा जाता है, महिला कहा जाता है। तो महिला, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है। घड़ी का काम है समय दिखाना। घड़ी का काम है समय दिखाना। तो थर्मामीटर का काम क्या है? टेम्परेचर दिखाना, ऑप्शन डी, ताप, टेम्परेचर। अब दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, तो हीट दिखाने के लिए कौन सा यंत्र यूज होगा? अब आप पता करो, 4 क्वेश्चंस अपने आप में नए बन जाएंगे। रेडिएशन दिखाने के लिए किस चीज को यूज करते हैं? गूगल पे सर्च करो कि विकिरण किससे मापा जाता है। समझ रहे हो? ये 4, एक क्वेश्चन, भाई मैं क्वेश्चन करा रहा हूं पर आप समझो आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? तो घड़ी का काम है समय दिखाना, तो थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर, ताप दिखाना, ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों मदर, चाइल्ड, क्लाउड, डैश। दोस्तों माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को धरती पर लाती है, बच्चे को पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वैसे ही क्लाउड्स किसको पैदा करते हैं? वर्षा को पैदा करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सर वर्षा आंसर होगा या पानी आंसर होगा? वर्षा आंसर होगा या पानी आंसर होगा? तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है। अगर ये वर्षा वाला ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, अगर ये वर्षा वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं पानी टिक कर देता। पर ज्यादा बेटर क्या है? तो बादलों से बारिश होती है, पानी। आप बताओ, बादल हो रहे हैं तो आप क्या बोलते हो? पानी गिरेगा या बरसात होगी? आप कहोगे सर बरसात होगी, पानी गिरेगा नहीं बोलते हैं। तो ज्यादा करेक्ट है, ये सही है पानी वाला, पर ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट को सही आंसर मानना है। हीट, कन्वेक्शन, स्पेस, डैश, क्या आंसर होगा? आप बताइए फटाफट से। अब ये आंसर आपको देना है दोस्तों।
हाँ दोस्तों, तो देखो जरा, हीट कन्वेक्शन, ऊष्मा संवहन। दोस्तों ऊष्मा के ट्रांसफर करने के तरीके को संवहन कहा जाता है। द वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इज कन्वेक्शन। बहुत टेक्निकल चीज है ना भाई। ऊष्मा का जो ट्रांसफर है वो किया जाता है संवहन से। वैसी खाली जगह का ट्रांसफर ऑफ स्पेस आपका कहलाता है विकिरण यानी रेडिएशन। कुछ चीजें थोड़ी सी टेक्निकल ज्यादा हो जाती हैं कभी कभी, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। भाई हीट ट्रांसफर होती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं, तो स्पेस ट्रांसफर होगा उसे विकिरण यानी रेडिएशन कहेंगे। खाली स्थान का ट्रांसफर फिजिक्स में विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। अगले दो क्वेश्चन देखो। ग्रोथ डेथ इंक्रीज डैश। दोस्तों आपकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के बाद एक समय पे कोई चीज मर जाती है। पेड़ का ग्रोथ होता है फिर वो मर जाता है। कोई भी चीज बढ़ती है, शेर बढ़ा, बूढ़ा हो गया, मर गया, मतलब बढ़ने के बाद का जो अंत है उसे लिखा है ग्रोथ डेथ। वैसे ही इंक्रीज, कोई चीज भर रही है, कोई चीज बढ़ रही है, तो वो फाइनली बंद कहाँ हो जाएगी, तो ईज आसान। डिक्रीज, अगर यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ और विकास मृत्यु लिखा है, अगर यहाँ विकास का उल्टा लिखा होता, ये विलोम शब्द तो नहीं है ना। ग्रोथ और डेथ, दोस्तों डेथ पे चीज खत्म हो जाती है, तो वैसे ही इंक्रीज, कोई चीज बढ़ रही है, खत्म कब हो जाएगी, तो लिखेंगे बंद करना, सीज होने पे। समझ रहे हो ना। ऑप्शंस आपको ज्यादा बेहतरी से बता पा रहे हैं कि क्या आंसर करेक्ट है। भाई ग्रोथ खत्म हो गई, डेथ फुल स्टॉप लग गया, तो वैसे इंक्रीज खत्म हो जाएगा, कोई चीज सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मैथमेटिक्स सारा लॉजिक का खेल है, वैसे ही साइंस दोस्तों सारा तथ्यों का खेल है। मैथमेटिक्स सारा किसका खेल है, लॉजिक का खेल है। 2 + 2 4 ही होते हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे यहाँ हो, ठीक है दोस्तों। पर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तथ्य है, ये भगवान ने बना के दिया है। पेन ऊपर फेंकूंगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशन से नीचे आएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई मशीन नहीं लगा रखी जिसकी बैटरी कम ज्यादा हो जाएगी तो ग्रेविटेशन कम ज्यादा हो जाएगा, ये भगवान ने बनाया, हमने इसे पढ़ा है, फैक्ट है, ये तथ्य है। तो साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, तथ्य, विज्ञान सारा तथ्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आगे देखो, डार्क फियर ऑनेस्टी। दोस्तों अंधेरे से हमें डर लगता है, अंधेरे से हमें डर लगता है, और भरोसेमंद आदमी पे, ईमानदार आदमी पे हमें भरोसा होता है। अंधेरे से हमें डर महसूस होता है और ईमानदारी पे हमें विश्वास आता है, हम उस पे भरोसा करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। दमदम डिगा डिगा नहीं है, दमदम कोलकाता। दोस्तों क्या है दमदम कोलकाता, पालम क्या है, तो दोस्तों जैसे दमदम उस क्षेत्र का नाम है जहां पे कोलकाता का एयरपोर्ट है। दमदम एयरपोर्ट, जैसे कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी कुछ होगा, पर उसे आमतौर पे दमदम एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे पालम दिल्ली में है दोस्तों, तो जो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वो पालम एरिया में है, वो अब दिल्ली में आ चुका है। वो आसपास छोटे छोटे गांव नहीं होते, जैसे बंबई है तो अंधेरी और बांद्रा और क्या क्या, थाने वाणे क्या क्या कुछ अब बंबई में ही माना जाता है, तो मुंबई एयरपोर्ट कहीं है, वैसे ही दिल्ली का एयरपोर्ट पालम पे है। दमदम वो क्षेत्र है जहां कलकत्ता का एयरपोर्ट है। दमदम दमदम कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट का क्षेत्र है, तो पालम दिल्ली एयरपोर्ट का क्षेत्र है। तो दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। अब इससे मुझे याद आया दोस्तों, अब आपको क्या, आपको बेसिक 10-15 बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स के नाम पता हो,
जैसे कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम क्या है, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, अंडमान निकोबार के एयरपोर्ट का कुछ नाम है ऐसा, शायद वीर सावरकर एयरपोर्ट कहते हैं उसको। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे, या स्टेडियम है जैसे बम्बई का वो क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े, तो लिखा हो बम्बई वानखेड़े स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम बम्बई, तो ईडन गार्डन्स डैश, तो कलकत्ता में ईडन गार्डन्स है। इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है देखो, फंक, विटामिन्स, क्यूरी डैश, अब इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा जल्दी से सोचो, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनना, फंक एक व्यक्ति था, उसका नाम था कैसेमिर फंक्स, कैसेमिर फंक। कैसेमिर फंक एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी, उसने क्या की थी, विटामिन की खोज। तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये आदमी है और ये उसकी खोज है। तो क्यूरी भी एक आदमी होगा, पहला आदमी है। तो क्यूरी कौन था और उसने किसकी खोज की थी, तो भाई क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। एक साइंटिस्ट था मैरी क्यूरी, उस मैरी क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने दोस्तों रेडियम की खोज की थी। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया कि नहीं हो गया, चलो ये विटामिन वगैरह नहीं, पर एरोप्लेन किसने बनाई, वो क्या नाम था, राइट ब्रदर्स ने बनाई है ना। टेलीफोन वाले ग्राहम बेल, ऐसे 2-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वायरोलॉजी दोस्तों, वायरोलॉजी क्या है, वायरस की पढ़ाई, वायरस पे की जाने वाले शोध और पढ़ाई को वायरोलॉजी कहते हैं। तो सिमेंटिक्स किसे कहते हैं, सिमेंटिक्स दोस्तों भाषाओं पे जो पढ़ाई की जाती है। भाई वायरोलॉजी क्या है, पढ़ाई, तो सिमेंटिक्स किसकी पढ़ाई है, सिमेंटिक्स दोस्तों भाषाओं की पढ़ाई का नाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, लैंग्वेजेस। ठीक है, समझ में आया ना आपको, लैंग्वेजेस। अब दोस्तों बीच में एक क्वेश्चन मैं छोड़ गया था, ये देखो, मैट्रिसाइड, मातृ हत्या। तो दोस्तों मातृ हत्या माता से जुड़ी हुई है, तो नर हत्या, होमिसाइड। इंग्लिश वर्ड्स पे ध्यान देना, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी। होमिसाइड मतलब मानव हत्या, नर हत्या, मानव हत्या, तो मानव से जुड़ी होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों इनफ सफिशिएंसी से जुड़ा है। इनफ, कोई भी चीज बोलते हैं दैट इज इनफ, मतलब जब कोई चीज हमें समान एक जरूरत वाली मात्रा में मिल जाए तो उससे ज्यादा होने पे हम कह देंगे इनफ, बहुत हो गया। वैसी एक्सेस दोस्तों, किसी चीज की आवश्यकता से अधिक कोई चीज हमारे पास आ जाए तो उसे एक्सेस कहा जाएगा, बहुत अधिक, सरप्लस हो जाएगा, अतिरिक्त, जरूरत से ज्यादा, सरप्लस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेरी नाइस, जल्दी लिखिए। हाँ दोस्तों, ब्लंट, शार्प, भाई ये क्या है,
आपस में विलोम शब्द है, अपोजिट है। विलोम शब्द ब्लंट, आप जब बचपन में पेंसिल यूज करते थे तो वो पेंसिल लिखने के बाद जब उसके अंत की जो शार्पनेस है, तीखापन है, वो खत्म हो जाता है तो वो थुथला जाती है, मतलब वो ब्लंट हो जाती है। आप ब्लंट का विपरीत शार्प, तीखा। तो वैसे ही कोई चीज बोना, सो अनाज बोते हैं, फसल बोते हैं, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उसका विपरीत टू रीप, काटना उसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? गुड। कोकोनट, शेल। दोस्तों नारियल के ऊपर जो लेयर है जिसमें नारियल बंद रहता है उसे शेल कहते हैं, छिलका कहते हैं। कवर करता है, क्या करता है? कवर करता है। तो वैसी लेटर किस में कवर होता है? लेटर किस में बंद करके भेजते हो, कहीं भेजते हो तो? या लेटर कहीं आया आपके घर पे तो ऐसी कागज आ गया फोल्ड किया हुआ? नहीं, लिफाफे में आता है। लिफाफा, एनवलप। ऑप्शन डी करेक्ट है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों अभी तो मुझे आपको इजाजत देनी पड़ेगी, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखो एक मामूली सा टॉपिक, आपको दिख रहा होगा कि सर आप हमारी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हो, पर मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि ये पढ़ लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे आराम से, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए समय हमको इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।